हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे जून महीने के थर्ड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये जो करंट अफेयर्स हैं ये इंटरनेशनल और नेशनल बेस्ड हैं। जो हमारे स्टेट के करंट अफेयर्स हैं जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स का, ये आप लोगों को इस वीकेंड तक मिल जाएंगे। हम लोगों ने जनवरी और फरवरी 2022 का कवर कर लिया है। मार्च से लेके जून तक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें, सेम अभी आप लोगों को एक अपडेट कहा था जो जेकेएसएसबी के द्वारा आया था कि सीजीएल कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस आपका ऑलमोस्ट इस एग्जाम की तरह ही है। तो आप लोगों से मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक ये चीजें ऑफिशियली कंफर्म होती हैं, आप लोग अगर इसको अप्लाई किया तो इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। इसकी क्लासेस आपको मिल रही है ट्रिपल यूट्यूब चैनल पे भी। साथ ही साथ आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, जिसमें आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ सब कुछ वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। और इस पूरे कोर्स की फीस है सिर्फ 500 रुपये। ये सबसे कम रेट में हम लोगों ने आपको करवाया है और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है जो कि हर कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज सुबह ही मुझे एक हमारे यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता होगा, जोमेटो का एक हमें आज मिले और उन्होंने मुझे पहचान लिया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। रीज़न क्या था, उन्होंने मुझे जब ये बोला कि मैं भी आपसे पढ़ता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दो चीज़ें यहाँ पे सीखने वाली है। एक कि एक इंसान इतने मेहनत के बाद भी चीज़ों को कर रहा है, अपना एफर्ट अपना 100% दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये हमें जान के बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों ने हर एक इंसान तक ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी हैं। मुझे कल एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, जहां तक सड़कें नहीं पहुंची वहां तक आप लोगों ने पढ़ाई पहुंचा दी है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था आप लोगों की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे देता हूं, आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से रखिएगा। हम लोग अपना कंटेंट, क्वालिटी जो कंटेंट की है वो टाइम के साथ और बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी को, जिसको एनएएसपी भी कहा जा रहा है। अब इसका एम क्या है? देखो, दो चीजें यहां पे समझनी है। सबसे पहली चीज, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि इस समय कौन है जो इसके मिनिस्टर हैं। तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। ये इस समय सिविल एविएशन के मिनिस्टर है। इन्होंने एक पॉलिसी को लॉन्च किया है। क्या पॉलिसी का नाम है? अब पॉलिसी का नाम भी याद रखिएगा, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। अब इसके तहत कोशिश की जाएगी कि इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाया जाए वर्ल्ड वाइड। अब ये इसका अल्टीमेट टारगेट क्या रखा गया है, कब तक कहा गया है? 2030 तक। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जिसमें आप लोगों का, जिसे हम लोग एयर स्पोर्ट्स भी कहते हैं। अब इसमें कोशिश क्या की जाएगी? अब इसमें कोशिश की जाएगी यहाँ पे सेफ, जो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, सबसे ज़्यादा सेफ, अफोर्डेबल, साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्सेसिबल, इंजॉयबल, जितना भी एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करने की बात की गई है। और ये एनएएसपी जो है ये पहला स्टेप है, मान के चलिए, जो इसके लिए किया जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब तक बनाने की बात की गई है? 2030 तक बनाने की बात की है। इसमें बहुत सारी गेम्स आ जाती हैं आप लोगों की और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, सब कुछ यहाँ पे चाहिए होता है। तो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, तो याद रखना है राज्यसभा मेंबर है मध्य प्रदेश से। पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में जून 2022 में कैबिनेट कमिटी बनाई गई है, जिसके तहत क्या अप्रूव की गई है एक स्कीम जिसका नाम है अग्निपथ। अब देखो, ये न्यूज़ आप लोगों ने सुन ली होगी अभी तक। अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके फेवर में हैं, बहुत सारे लोग इसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो देखो, इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर दी है। ये किसके लिए, अब तक आपको पता चल चुका होगा। ये रिक्रूटमेंट बनाई गई है प्रोसेस, जिसके किनके लिए? सोल्जर्स इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो यहाँ पे एक डिटेल वीडियो अंकुश मैम ने यहाँ पे बना दी है, जिसमें आपको सारा बताया गया था। एवरेज एज को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, किसने ये लॉन्च की है? जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। क्या नाम है इनका? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का नाम है राजनाथ सिंह जी।
और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है यहाँ पे है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो अग्निपथ स्कीम के लिए आप लोग देख सकते हैं वो एक कंप्लीट लेक्चर बनाया गया है जिसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, सब कुछ चीज़ें वहां पे डिस्कस की गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सा एडिशन था कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का, जिसको हम लोग कॉर्पेट भी कहते हैं, जो अभी हाल ही में कंडक्ट करवाई गई है इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के द्वारा अंडमान सी में और स्टेट्स ऑफ मलक्का में। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा एडिशन है, ये है 38th एडिशन। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है इंडो कॉर्पेट। ठीक है, बस आप लोग इसको यहाँ पे इतना याद रखना, 38th एडिशन था, ये पूछा नहीं जाएगा 38th एडिशन था, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कंडक्ट हुई थी। तो अंडमान सी में हुई थी और स्टेट्स ऑफ मलक्का में ये कंडक्ट करवाई गई थी। बस आपको इतना याद रखना है, कौन कौन सी शिप्स थे उनके बारे में आपको याद नहीं रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यहां पे बात करते हैं एज ऑफ जून 2022 विच कंट्री बिकेम इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सपोर्टर बाय सरपासिंग सऊदी अरेबिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में कौन है जो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है। पहले नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए टॉप पे इंडिया किससे सबसे ज्यादा वो सप्लाई करता है, तो उसका आंसर होगा आपका इराक, ये भी याद रखिएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड कौन बना है, वो है रशिया। अब देखो आप लोगों को एक चीज बताता हूं, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, जिसमें बहुत सारे सैंक्शंस अगर हम बात करें किस पे लगाए गए हैं, रशिया पे। बहुत ही ज्यादा सैंक्शन यहाँ पे रशिया पे लगाए गए हैं और रशिया की जो करेंसी है रूबल जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा गिर गई थी अगर हम बात करें डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन पिछले कुछ 2-3 महीनों के अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा रिकवर कर गया है रूबल। अब यहाँ पे क्या चीजें आप लोग देखते होंगे न्यूज में, जिसमें कहा जा रहा है कि जो रुपी है वो ऑल टाइम लो पे गिरा है, बहुत लो जा रहा है। अब ये लो क्या होता है, अब मान लीजिए $1 के कंपैरिजन में अगर मैं एग्जांपल दूं इंडियन करेंसी की, मान लीजिए वो 75 रुपीज है, ये मैं आपको गेस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। वैसे ही बात की जाए रूबल की, तो रूबल 150 तक गिर चुका था, जिसने रिकवर करते 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 अब बहुत ही एक स्ट्रांग पोजीशन में आ चुका। अब ऐसा हुआ क्या, सैंक्शन लगे, बहुत सारी चीजें हुई, तो रशिया ने रिकवर कैसे किया। तो देखो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे पता है क्या है, कई बार चीजें होती है डर की। रशिया पे सैंक्शन लगाए गए कि रशिया से कोई चीज नहीं खरीदेगा, बट रशिया ने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे धमकी देना शुरू कर दी कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है या फिर किसी और कंट्री। हम लोगों ने देखा था बीच में कुछ कंट्रीज जो यूक्रेन को सपोर्ट में भी आई थी, जो नाटो को मिलना चाहती थी, उस पर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उनको रशिया ने क्या कहा कि हम आप पे डायरेक्ट वॉर करेंगे। तो हुआ क्या, लोगों के बीच में पैनिक था, हम लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। अब इसमें क्या हुआ, जो बाकी कंट्रीज थी उन लोगों में डर पड़ गया कि अगर ये चीजें इसी तरीके से होती रही तो वॉर के टाइम पे हमें क्या होगा। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने स्टॉक भरना शुरू कर दिया। जो पहले रशिया मान लीजिए एक रफ फिगर देता हूं कि 100 कोई चीजें बेचता था, वो 200 लोगों ने खरीदी। अब ये चीज यहां पे थी, तो इसी वजह से यहां पे रूबल जो है वो रिकवर कर पाया। तो ये चीजें आपको कई बार समझनी चाहिए, अपने अपने इंटरेस्ट पे है। अब रशिया का S-400 500 इंडिया क्यों ले रहा है, S-400 500 क्या कर रहा है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है रशिया। अब यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, समझा दिया है, सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन सा है, वो है रशिया। और करंट अफेयर्स याद करने का मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। करंट अफेयर हमेशा वन लाइनर की तौर पर या फिर MCQ की फॉर्म में याद मत करना। हमेशा करंट अफेयर में हो सके तो उसको थोड़ी सी डिटेल न्यूज पढ़ने की कोशिश करना, पेपर में आपको वही चीज स्ट्राइक करेगी कि ये चीज क्या हुई थी। जैसे अभी मैंने आपको चीजें समझाई वैसे ये आपको पेपर में स्ट्राइक करेगा अगर आएगा तो। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली ज्वाइन करा है टोटल एनर्जीज को, जो फ्रांस की है, टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको चीजें बहुत बार पहले भी समझाई हैं। जब कभी भी आपको ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ग्रीन H2O, ये क्या है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जब भी आपको इस तरीके से प्लांट देखने को मिले या फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम देखने को मिले, जो आपके सिलेबस में है एनवायरमेंट इकोलॉजी, इस पे आपको क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस है करंट इवेंट्स पे ही पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ पे बात करते हैं दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन किसने कहा है इकोसिस्टम बनाएगा, यहाँ पे फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज के साथ मिलकर, तो ये कहा गया है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जब भी कभी मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चंस 2-3 तरीके के होते हैं। अगर हम एसएससी की बात करें, मैं आपको एक और यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं एसएससी की बात करूँ या जो आप हमारे स्टेट के एसएसबी हैं
यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? बैंकिंग में होता है रिसेंट एमओयूज पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं, कुछ कैटेगरीज डिवाइड होती है। जैसे स्पोर्ट्स की होगी, स्पोर्ट्स में भी क्या, अगर कोई वुमेन एथलीट है, खासतौर पे वो इंडियन है, उन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे आपके क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से बन सकते हैं। जो करंट अफेयर, जैसे मैंने आपको भी बताया, ग्रीन हाइड्रोजन पे हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताता हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडेक्स आते हैं, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को सारा ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से 8 महीने के पढ़ते जाओ, आप इनको पढ़ो। जीआई टैग किसको मिला है, आप ये पढ़ सकते हो। कौन सी इंडिया की फर्स्ट स्टेट, जैसे कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि आपकी ऑर्गेनिक है, जिसमें सिक्किम आ जाती है। एलपीजी गैस की कनेक्शन किसने दिया है, हिमाचल प्रदेश ने दिया है। रेबीज फ्री कौन सी हुई है, जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 6 महीने 7 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हो पेपर में, आपको बहुत ही वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी इन एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है ऑब्जर्व किया गया है। ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 14 जून के दिन। 14 जून के दिन ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। और अगर हम बात करें इस बार ये होस्ट किसने किया था, तो ये भी याद रखना, ये मेक्सिको ने होस्ट किया था। साथ ही साथ इसकी जो थीम थी या स्लोगन था वो क्या था? इसकी थीम थी इस बार, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ। ठीक है, क्या था? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कर सकते हैं ब्लड डोनेट तो आप जरूर करा करें, किसी की जान इससे बच सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है एन्नम एज़थुअम स्कीम? अब ये क्या है? अब इसमें क्या होगा, जो लर्निंग गैप जो अभी कोविड-19 की वजह से आया है स्टूडेंट्स के बीच में, जो 8 साल से कम है, उसको कम करने की कोशिश की गई है या उसको फिल करने की कोशिश की गई है। तो ये किसके द्वारा अभी हाल ही में किया गया है, किस स्टेट के द्वारा? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु के सीएम कौन है इस समय? तो इनका नाम है एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन ने इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। एन्नम एज़थुअम जो स्कीम है, ये एक इवेंट लॉन्च किया गया था, ये मिडिल स्कूल में लॉन्च किया गया था। तिरुवल्लोर जगह है तमिलनाडु में ही, वहाँ पे एम क्या है, कोशिश किया गया है जो एक फाउंडेशन लिटरेसी होती है या न्यूमरेसी होती है उसको कवर किया जाए 2025 तक। तो अगर एग्जामिनर मान लीजिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा और डिटेल में जाता है तो आपको ये भी बताना चाहिए कब तक रखा गया है। तो ये 2025 तक किया गया है। अब इसमें होगा क्या? अब इसमें क्या होगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो वर्क बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट्स में क्लास 1 से 3rd तक, और जो लर्निंग गैप आया था उसमें एक ब्रिज का काम करेगा। तो ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो हैं वो बच्चों को बेसिक दिए जाएंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका तमिल, नाम से याद रख लेना, तमिलनाडु का है। दूसरा आपका आ जाता है इंग्लिश, और तीसरा आपका आ जाता है मैथमेटिक्स। तो ये 3 जो हैं ये क्लासरूम जो है कंडक्टिंग लेसन जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली इंडिया की पहली स्टेट बनी है जिसने अप्रूव कर लिया ड्रोन की पॉलिसी को और पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन। अब देखो, ड्रोन आप लोगों ने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में कुछ इश्यूज के बाद इसको बैन कर दिया गया था, जो कि अपने एंड पे बिल्कुल सही था। लेकिन अगर हम बात करें कौन सी ऐसी पहली स्टेट है जिसने कि अप्रूवल दे दिया है, यानी कि आप लोग पब्लिक प्लेसेस में ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो ये कौन सी ऐसी पहली स्टेट है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ही ऐसी पहली स्टेट थी जिसमें ने सब जगहों पे एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए थे। और अगर हम बात करें नो स्मोक पे भी ये थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर यही पहली स्टेट बनी है जिसने क्या किया है, पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन जो है उसको अप्रूव कर दिया है अपनी ड्रोन पॉलिसी के अंदर, और नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है जिनका नाम क्या है, जयराम ठाकुर जी, इन्होंने इसको अप्रूवल दिया है और इन्होंने ही अनाउंस किया था इस चीज़ को। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में, अब देखो आप लोगों ने पेपर देखा होगा जो जेकेएसएसबी के द्वारा भी कंडक्ट करवाए गए थे, या जो आपके एसएससी या बाकी एग्जाम्स के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है फेस्टिवल्स के ऊपर, कि ये फेस्टिवल बताओ किसका है। जैसे बिहू फेस्टिवल किसका है? बिहू फेस्टिवल हम लोगों को पता है असम का है। वैसे ही बहुत केसेस में क्या होता है
इस तरीके के फेस्टिवल जो न्यूज़ में होते हैं वो पूछे लिए जाते हैं। अभी हाल ही में एक बैकखाउ फेस्टिवल जो था वो ऑब्जर्व किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर गुड हार्वेस्ट या रेन के लिए ऑब्जर्व किया गया। बाय चांस वहाँ पे रेन इस समय इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। कहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया था, तो ये असम में किया गया है, आपको ये याद रखना है। बैकखाउ फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है, ये असम का है, तो इस चीज़ को याद रखना। अब अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनर इसको अगर बहुत डिफिकल्ट बनाएगा ना, बहुत ज़्यादा, तो आपसे पूछेगा कि कौन सी ट्राइब है जो बनाती है, ठीक है, तो ये याद रखना। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि राभा ट्राइब कहाँ पे मिलेगी आपको। राभा ट्राइब जो है असम की, वो इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करती है, मनाती है। ये तिब्बतो बर्मन कल्चर जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी है, जो कि लोअर असम में आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेगी। गारो हिल्स और दवार रीजन हम लोगों ने पढ़ा था जो वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है। बैकखाउ फेस्टिवल कहाँ पे है, वो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल यानी कि जिसे हम SSB भी कहते हैं, किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल यहाँ पे, तो इनका नाम है SL थाउसन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क सुन लीजिए, आप लोगों को बताना है कि इस समय आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ का नाम क्या क्या है। तीनों के चीफ जो है इस समय उनका बताना है, और आपको साथ ही साथ ये बताना है कि इन तीनों के जो हेड हैं उनका नाम क्या है। कमांडर इन चीफ जो इन तीनों के हैं उनका नाम क्या है। देखते हैं हम कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर कर पाते हैं। आपको आर्मी के हेड, नेवी के हेड और एयरफोर्स के हेड का नाम लिखना है, और आपको इन तीनों के हेड का नाम भी लिखना है। अब देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि अभी हाल ही में होमोसेप करके एक रोबोट बनाया गया है टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। तो ये किसने ऐसी कौन सी यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने बनाया है होमोसेप, तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास ने ये बनाया है, आपको इतना याद रखना है। जो नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारे सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी सफाई के लिए अब यहाँ पे ये बनाया गया है ताकि लोग ना जाएं इसमें साफ करने के लिए। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में हेपोलोप्टिकस साइड्रिनेसिस, अगर गलत बोला तो उसके लिए माफ़ी, ये इस नाम का एक स्नेल है जो अभी हाल ही में फाउंड हुआ है वेस्टर्न घाट्स में। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस जगह में हुआ है। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें कहाँ पे हुआ है, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है। ये आपका क्वेश्चन बनता है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, जिसको हम लोगों ने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब वर्ड का ध्यान रखना हर बारी जब भी मैं ये बोलता हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स है यहाँ पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुई है, पहली चीज ये हुई थी आपकी हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे, पंचकुला हरियाणा में। कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था। किसने जीता है, 52 गोल्ड मेडल यहाँ पे टोटल जीते हैं। और किसने जीता है इस बार हरियाणा का, जो हरियाणा में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो आप लोगों के लिए ये एक चीज़ आसान होगी, आपको याद रखना है ये हरियाणा नहीं जीता है। होस्ट भी हरियाणा था और विनर भी कौन आया है, विनर भी आपका हरियाणा ही आया है। तो ये चीज़ आपको पहली चीज़ याद रखनी है। अमित शाह ने इनको इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया था, साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पे थे। और जो हमारे यूथ मिनिस्टर है यहाँ पे, इनको भी आप लोग देख सकते हैं, इनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर जी। तो यहाँ पे ये थे। अब अगर बात की जाए जीता यहाँ पे तो सेकंड कौन था, सेकंड रहा है इस बार आपका महाराष्ट्र। और अगर हम बात करें थर्ड कौन रहा है, तो थर्ड रहा था आपका कर्नाटका। कर्नाटका में आपके कौन से गेम्स होने हैं, वो ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। ये पिछले साल होने थे, कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे, तभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है 2021। तो ये चीज़ें याद रखना। काफ़ी सारी जगहों में इसके इवेंट हुए थे, लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा ने ये टाइटल 2 बार जीता है। 4th एडिशन में 2 बार जीता है। जो पहला मैच इसका शुरुआत हुई थी 2018 में, उस बार भी हरियाणा ने ही जीता था। तो अगर एग्जामिनर पूछेगा कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने 2 बार जीता है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। और इस बार अगर एक और चीज़ बात करें,
यहाँ पे इस पूरे गेम में दो स्पॉन्सर्स भी थे। दो स्पॉन्सर्स कौन कौन से थे? एक आपका एसबीआई, जिसको आप यहाँ पे छोटा सा लोगो देख सकते हैं, और दूसरा था आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये एसोसिएट स्पॉन्सर था पंजाब नेशनल बैंक। तो चलो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द 4th एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि अभी जून में आई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिरा है। पहले कितना था? 4.8% था 2019-20 के लिए, लेकिन इस बार कितना कहा गया है? तो वो कहा गया है 4.2%। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हमारा गिरा है। ये जो सर्वे है ये रिलीज कौन करता है? तो ये रिलीज करता है एनएसओ। एनएसओ आता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि ये रिलीज करता है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI जो है वो यहाँ पे ये दोनों मिलके जो रूरल और अर्बन एरियाज हैं दोनों उनको कवर करते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। एज ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क 41st issue of its micrometer report for Q4 financial year 2022, which state surpassed West Bengal to emerge as the largest state with outstanding microfinance loan पोर्टफोलियो? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जो सबसे ऊपर है आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स पोर्टफोलियो में? तो इस बार उसका आंसर है तमिलनाडु। पहले थी वेस्ट बंगाल, अब चेंज हो चुकी है यहाँ पे। इस वक्त जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना है। अगर सेकंड पूछा जाए तो बिहार, बट इतना नहीं होगा, आपको सिर्फ तमिलनाडु ही याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे कहता है, एज पर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। अब देखो यहाँ पे IMD आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसकी एनुअल 34 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की जो अभी रिपोर्ट आई है, इसके दौरान अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक क्या रहा है, और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया? देखो दोनों चीज़ें पेपर में आती हैं। टोटल कितनी थी? 63 थी, जिसमें इंडिया का रैंक क्या आया है इस बार? इंडिया का रैंक इस बार रहा है 37th। ठीक है, टॉप किया है डेनमार्क ने। अब यहाँ पे चीज़ क्या है? पिछले साल जो ये इंडेक्स आए थे, इस पिछले साल इंडिया का रैंक था 43rd, तो 6 रैंक इंडिया ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट करी है। इंडिया का रैंक इस बार 37th हुआ है। तो अब आपको देखो, आपको याद क्या रखना है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 37। पिछले साल वाला अब आप लोग भूल सकते हैं, माना बीच में आपका पेपर नहीं हुआ, लेकिन अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट करा है पृथ्वी 2 मिसाइल को फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा। द पृथ्वी 2 इज अ डैश मिसाइल। देखो हम लोगों ने पिछले हफ्ते के करंट अफेयर में पढ़ा था अग्नि 4 के बारे में। अग्नि 4 कौन सी है? एक सेकेंड रुकिएगा। अग्नि 4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले। क्या अग्नि 4 हमारी कौन सी मिसाइल है? अग्नि 4 है हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि अपनी एडवांस स्टेजेस पे है। अग्नि 5 हमारी कौन सी होगी? पहली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी होगी? 5000 किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही मतलब एडवांस वर्जन है। कहाँ? अग्नि 1 से शुरू किया था, आज अग्नि 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। वैसे ही अगर हम बात करें पृथ्वी 2 की, तो ये कौन सी मिसाइल है? तो ये है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 की बात की जाए तो वो कौन सी थी? वो थी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, एग्जामिनर कई बार इस तरीके से पूछ लेता है। तो इसका जो है ये भी टेस्ट करा है, सक्सेसफुल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट हुआ है, और यहाँ पे नाइट लॉन्च था बेसिकली, तो इसीलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। सरफेस टू सरफेस ही शॉर्ट ये अगर बात की जाए पृथ्वी 2 की, तो ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही है, बट ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये डेवलप किसने की है, तो ये इनिशियली डेवलप की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो प्राइमरी यूजर था, लेकिन बाद में ये इंडियन आर्मी के पास भी अब आ चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 से पृथ्वी 2 मिसाइल का जो नाइट टेस्ट है ये चलते आ रहा था, तो फाइनली अब ये सक्सेसफुल हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, पद्म अवार्डी गोपी चंद नारंग जी, जिनका निधन हो गया है, ये ही इज द ओनली डैश राइटर ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो अब ये चीजें क्या होती हैं, ये अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक हमने जितने ऑथर देखे हैं वो इंडिया में फेमस थे, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राइटर हैं जिनको
इंडिया के और पाकिस्तान दोनों के प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? अब देखो ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से किया गया है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो ये थे हमारे गोपीचंद नारंग जी, एग्जामिनर डायरेक्ट भी पूछ सकता है किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो याद रखना ये राइटर थे, ये उर्दू में लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह से सम्मानित किया गया है। तो ये आप लोग याद रखना। ये पैदा हुए थे दुक्की, यानी कि जो आज की डेट में बलूचिस्तान है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे, लेकिन ये इंडिया में आ गए थे और काफ़ी एक अगर हम बात करें बहुत ही बड़े यहाँ पे उर्दू के स्कॉलर थे, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिक्लेयर किया है जॉइंट डिक्लेरेशन विद इजराइल ऑन वाटर कोऑपरेशन? तो ये याद रखना कौन सी स्टेट ने किया है यहाँ पे, तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। हरियाणा का याद रखना, हरियाणा ने फर्स्ट ग्रेन एटीएम भी लॉन्च किया था, ठीक है। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को भी होस्ट किया था। हरियाणा यहाँ पे इसी का विनर भी आया है और हरियाणा ने दूसरी बार ये टाइटल जीता है। और हरियाणा क्या कर रहा है? हरियाणा कर रहा है इजराइल के साथ वाटर कोऑपरेशन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये चीज़ें पेपर में आती हैं, आपको पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है एक अंडरग्राउंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरी म्यूजियम। अब ये कहाँ पे किया गया है? देखो, एक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी अभी हाल ही में शुरू किया गया था चंडीगढ़ में, ठीक है, म्यूजियम की तौर पे ही। वैसे ही अगर हम बात करें गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज की, अगर हम बात की जाए, तो ये कहाँ पे कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, जो राजभवन है महाराष्ट्र का मुंबई में, वहाँ पे इसको किया गया है इनॉग्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, इसमें भी इंफॉर्मेशन होगी जितने भी हमारे हीरोज थे या जो हमारे जिनका फ्रीडम मूवमेंट में रोल था, उनके स्कल्पचर्स होंगे, रेयर फोटोग्राफ्स होंगी, उनके मुराल्स होंगे, या फिर जो हमारे ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज थे उन सबको यहाँ पे जो है बनाया जाएगा, एक अंडरग्राउंड गैलरी बनाई जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें जो वर्ल्ड वॉर 1 से लेके जो ब्रिटिश एरा के बंकर्स थे जो महाराष्ट्र में ही मिले हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। देखो, मैंने आपको बताया जैसे जैसे साल खत्म होने पे आएगा वैसे वैसे हर एक साल की रैंकिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, इस साल भी दिसंबर में एक वीडियो बनाऊंगा, सारी रैंकिंग जो होंगी उसके कंपाइल करके। फिलहाल साथ साथ में पढ़ते चलिए, क्या पता कौन सी रैंकिंग कब पूछी जा सके। अब अगर हम बात करें, अभी इंडिया का क्या रैंक रहा है वर्ल्ड फॉर टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन इन 2021 अकॉर्डिंग टू द रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। अब देखो होता क्या है, अगर तो हम बात करें एसएससी या एसएसबी की, आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा कि रैंक क्या था इंडिया का, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया था। लेकिन जो हमारे एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंक के हो गए या आपके इंश्योरेंस सेक्टर के हो गए या थोड़े और अगर हम बात करें, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, जैसे जेकेपीएससी का हो गया, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट दी किसने थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये रिपोर्ट दी किसने थी। रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की गई थी बाय द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी REN21 के द्वारा। इसमें इंडिया का क्या है रैंक रहा है, तो टोटल रिन्यूएबल एडिशन की अगर हम बात करें 2021 की, तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 3rd, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इंडिया का रैंक एक में 180th भी रहा है, तो आपको बताना है वो किस इंडेक्स में था। अब देखते हैं कितने बच्चे ये करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछूंगा कि इंडिया का उसमें एक रैंक क्या था, मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया का रैंक ये था, आपको बताना है कि किस में इंडिया का रैंक 180th था। तो ये चीज़ पहली आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें इंडिया का रैंक इस बार रहा है 3rd, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। अभी हाल ही में एक न्यू स्पीशीज मिली है, थिक थम्ब्ड बैम्बू डिवेलिंग बैट वॉज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ द नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, जो आपके एग्जाम में नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछी जाती हैं, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जितनी भी इंडिया में सारी याद करनी है, ऐसा नहीं है। जो आपकी करंट अफेयर्स में आती है ना,
आपको बस वो याद रखनी है, और पेपर में बहुत हद तक यही पूछी जाती हैं। और पेपर में क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि नई स्पीशीज मिली है, पेपर में आपको ये पूछा जाएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ है कहाँ पे। तो ये चीज़ याद रखना, ये कहाँ पे है, नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपकी मेघालय में। और बिना गूगल की हेल्प के जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसकी कैपिटल क्या है, मेघालय की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये चीजें स्टैटिक जीके की फॉर्म में यही क्वेश्चंस हैं जो आपके करंट अफेयर्स में आते हैं, वही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडिया की पहली गवर्नमेंट एमएलडी डिसैलिनेशन प्लांट बनाया गया है फॉर इंडस्ट्रियल यूज वाज इनॉग्रेटेड इन जून 2022। तो ये कहाँ पे इंडिया का पहला ऐसा गवर्नमेंट एमएलडी, अब एमएलडी क्या होता है यहाँ पे, पहले तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये पहला बनाया गया, बनाया कहाँ पे गया पहले मैं बता दूं, ये बनाया गया गुजरात में। गुजरात में किस जगह पे बनाया गया है, भारत एक जगह है जिसमें अगर स्पेसिफिक जगह पूछा जाए इसमें क्या है तो उसका नाम है दहेज। दहेज में ये बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, पहला ये प्लांट बनाया गया है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया का पहला गवर्नमेंट का प्लांट है ये, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है कि अभी हाल ही में कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है RFID इनेबल टैग टू ट्रैक चेक इन लगेज। अब देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये पेपर में एक बार ही पूछा जा चुका था, RBI के पेपर में ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को क्वेश्चन ये था कि फास्टैग जो है वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको बता दूं RFID पे ही काम करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है, ये जो अब टैग लगाए जाएंगे ताकि जो चेक इन लगेज है आप लोग वहां पे कर सकते हैं। ये किस एयरपोर्ट ने यहाँ पे किया है तो इसको आप लोग गेस भी कर सकते हैं। ये किया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, ठीक है। RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे इन्होंने किया है ताकि जो भी आते हैं, अब होगा क्या, एक ब्लू येलो कलर का कार्ड जो होगा वो मिलेगा जिसमें QR कोड होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको जो है जो टाइम लगता है चेक इन लगेज के लिए वो अब कम लगेगा, ठीक है। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में देखो फीफा 2022 मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले बताया और ये पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली कहाँ पे होगा, कतर में होगा, ठीक है। लेकिन पेपर में अब जरूरी नहीं आपको ये पूछा जाए, क्यों, क्योंकि अभी तक ये जितने क्वेश्चंस में पूछा जाना था उसमें पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे होगा। देखो टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो इसको होस्ट करेंगी, तो इस बार टोटल 3 कंट्रीज हैं जो इसको होस्ट करेंगी। आंसर आपका यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स सेक्शन का। अगर जो आप बच्चे पूछते हैं स्पोर्ट्स में क्या पढ़ना, तो स्पोर्ट्स में आपको यही पूछा जा सकता है। फीफा 2022 भी याद रख लेना, कतर में होगा। कतर की कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो 2026 का होगा वो आपका खेला जाएगा इन 3 कंट्रीज में, ठीक। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 26 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन से ऐसा पहला ऑफिसर बना है इंडियन रेलवेज का जिसने आयरन मैन ट्रायथलॉन जो है उसे कंप्लीट किया है। तो देखो इनका नाम क्या है, इनका नाम है शिराज जी हौसुर जी। इन्होंने पहले ऐसे इंडियन रेलवे ऑफिसर बने हैं जिन्होंने कंप्लीट करा है यहाँ पे आयरन मैन ट्रायथलॉन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे इस इवेंट में क्या करना होता है मैं आपको बताता हूँ। इस इवेंट में 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करनी पड़ती है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती है और 42.2 किलोमीटर यहाँ पे रनिंग करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इन्होंने पहले ऐसे रेलवे के ऑफिसर बने हैं जिन्होंने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर का और जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आईफा के अवार्ड्स फंक्शन में, जो कि इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड होते हैं, आबू धाबी में कंडक्ट करवाए गए हैं। देखो आपको अगर फिल्म्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे नेशनल अवार्ड मिलते हैं, इसके अलावा जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आईफा में किसको मिला है, करंट इवेंट्स में अगर 1-2 महीने बाद पेपर होगा तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है। आईफा में किन्हें मिला है यहाँ पे, तो देखो ये अगर हम बात करें बेस्ट पिक्चर की, अगर मैं बात करूँ आपको सारे बता देता हूँ, तो वो मिली है किसको, शेरशाह को
जो कि एक बायोपिक थी विक्रम बत्रा के ऊपर बनाई गई थी। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर की तो वो मिला है विक्की कौशल को, और अगर बात की जाए बेस्ट एक्ट्रेस की तो वो मिला है कीर्ति सेनन को। विक्की कौशल को किस मूवी के लिए मिला, वो था जो उनका रोल था सरदार उधम सिंह मूवी में, सरदार उधम में। और कीर्ति सेनन को किस में मिला है, जो उनकी मूवी थी मिमी। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, किसको अवार्ड मिले हैं और किस मूवी को मिला है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक साथ ही साथ ये इवेंट हुआ कहाँ पे था, अबू धाबी में। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे फुटबॉलर ऐसे हैं जो कि 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर बने हैं, और इन्होंने इक्वल कर दिया रिकॉर्ड को फेरेंक पुस्कस के। तो कौन है यहाँ पे जिन्होंने किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है, क्योंकि ये है इंडिया के सुनील छेत्री जी, जो इंडियन टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने यहाँ पे किया है 84th इंटरनेशनल गोल अपना यहाँ पे दाग के। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये जॉइंट 5th हाई स्कोरर बन चुके हैं, यानी कि जो ये थे इनका भी इतने ही हैं। तो देखते हैं ये जो हमारे यहाँ पे है कितने गोल स्कोर करेंगे। और अगर हम बात करें एक्टिव फुटबॉलर्स की, यानी कि जो आज की डेट में खेल रहे हैं, उसमें अगर हम बात करें पहले नंबर पे नाम आता है रोनाल्डो का, जिन्होंने टोटल 117 गोल किए हैं। और दूसरे पे नाम आता है मेसी का, जिन्होंने 86 गोल किए हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सुनील छेत्री 84 गोल्स ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। और ये इस समय अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया के एक्टिव हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन से है, तो उनका नाम होगा सुनील छेत्री। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था विद द थीम द राइट टू सीक सेफ्टी। तो ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल जून 20 के दिन। अब यहाँ पे थीम क्या थी इस बार की जो थीम थी वो थी द राइट टू सीक सेफ्टी, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात किया जाए इस बार वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की अगर बात की जाए, तो इन्होंने फोकस किस पे करने की बात की थी। ये फोकस इज ऑन whoever, wherever, whenever, everyone has the right to seek safety। ये याद रखना, क्योंकि देखो इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए या तो डायरेक्ट थीम पूछ लेगा कि थीम क्या थी, द राइट टू सीक सेफ्टी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फोकस इज ऑन, इस बार इस पे किस पे फोकस किया गया है, तो वो किया गया था whoever, wherever, whenever, everyone has the right to seek safety। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग डिस्कस। अभी हाल ही में जो डेथ एनिवर्सरी थी पीएन पनिकर की, जो कि फादर थे केरला लाइब्रेरी के लिटरेसी मूवमेंट के, जिसको नेशनल रीडिंग डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। ये हर साल कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है जून 19 के दिन, 19 जून को हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस बार पीएन पनिकर नेशनल रीडिंग मंथ कहा गया है इसको। तो ये कब से कब कहा गया है, ये 19 जून से लेके जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 18 जुलाई तक कहा गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सब सीरीज पसंद आ रही है। अब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको जून का लास्ट वीक के करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं जून कंपाइल्ड मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मैंने आपको इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स है उसमें 1 साल के सारे करंट अफेयर दे दिए थे। तो ये चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप जम्मू से हैं, आप हमारी लाइब्रेरी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों को हमारी लाइब्रेरी का एड्रेस मैं बता देता हूँ। ये 2nd फ्लोर पे है जीडी कॉम्प्लेक्स में, अपोजिट परेड ग्राउंड जम्मू। अगर आप लोगों ने परेड ग्राउंड कभी देखा है तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग शालामार को जो रास्ता जाता है वहां पे चले जाना, आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून। शाम को मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। और अगर आप लोग हमारे कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया हो तो आप लोग इसको कर दीजिए, जो हमारा 50% डिस्काउंट है जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके गाइस, सी यू सून, टेक केयर।